एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बी निर्वाणा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की टेक्निकल मास्टर क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, दैट इज कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। This machine uses a vertical column for the drive system and a knee that slides up and down to adjust the height. The workpiece sits on the table and that moves in three directions x, y and z to feed the material into the rotating cutter. मतलब कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन में आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है और यहाँ पे एक वर्टिकल मिलिंग मशीन है। दोनों ही कॉलम और हमारी नी मशीन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रोवाइडेड है, एक स्क्रू जैक प्रोवाइडेड है जो कि क्या करता है, हमारे नी को अप और डाउन की मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ आप देख सकते हो कि हमारा जो वर्क पीस है वो हमारे इस टेबल पर रेस्ट करता है। बेसिकली हम यहाँ पे उसको प्लेस करते हैं और ये हमारा कटर है जो कि हमारे वर्क पीस को कट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एडजस्टेबल ऑफिस चेयर जैसा है। कॉलम चेयर की मेन बॉडी है जो सब संभालती है। नी वो लीवर है जिससे आप हाइट ऊपर और नीचे जेड एक्सिस का कंट्रोल करते हो। टेबल आपकी सीट है जो आगे पीछे और लेफ्ट राइट मूव होती है। मान लो आप टेबल पर वर्क पीस रखा हुआ है और ऊपर घूमता हुआ कटर है, उसे छील रहा है। मतलब अगर आप मान लो आपने टेबल पे अपना वर्क पीस रखा हुआ है तो आपका जो कटर है वो उस वर्क पीस को कट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में, दैट इज द सेकेंड टॉपिक। तो पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। The workpiece isn't held by centers or chuck. It rests on a blade between two wheels, a large grinding wheel that cuts, a smaller regulating wheel that controls the speed and the movement. अब मैं आपको एक बार इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है एक हमारा ग्राइंडिंग व्हील, ओके। उसके बाद एक होता है हमारा रेगुलेटिंग व्हील, ओके। उसके बाद आता है हमारा वर्क पीस, ठीक है। और उसके साथ एक आता है हमारा क्या, हमारा ब्लेड, ओके। मैं ब्लेड भी लिख देता हूं, ओके। चलो, तो बेसिकली सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या है। वेल, सेंटरलेस ग्राइंडिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसा सिलेंड्रिकुलर वर्क पीस है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको मेरे को इसके सरफेस पे ग्राइंडिंग करनी है, लेकिन मुझे जो इसके सेंटर वाले पॉइंट्स है ना, मतलब अगर मेरा अगर पूरा का पूरा फिक्स्ड सिलेंडर है तो मुझे इसका जो ये सेंटर है, जो यहाँ पे इसकी फ्लैट पार्ट होगा, मेरे को इसका सेंटर नहीं निकालना। मतलब इसके सेंटर पे मुझे कुछ ऑपरेशन नहीं करनी, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ पंच नहीं करना या फिर मुझे कुछ स्पेसिफिक होल नहीं करना। तो फिर मैं इसके सरफेस पे ग्राइंडिंग कैसे कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को कहते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग। एक ऑपरेशन होता है, इसके अंदर हमारे पास एक ब्लेड के ऊपर हमने हमारा वर्क पीस रखा होता है, ठीक है, और एक ये रेगुलेटिंग व्हील होता है। बेसिकली ये रेगुलेटिंग व्हील क्या करता है, ये रेगुलेटिंग व्हील आपके वर्क पीस को रोटेट करता है और फीड प्रोवाइड करता है। और ग्राइंडिंग व्हील क्या है, ये एक फास्ट मूविंग व्हील है जो कि आपका मेन ग्राइंडिंग का ऑपरेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव्स, ठीक है। इसका एक इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक लॉन्ड्री रिंगर, कपड़े निचोड़ने वाली मशीन, दो रोलर्स के बीच में वर्क पीस फंसा हुआ है। एक रोलर दैट इज ग्राइंडिंग व्हील उसे घिस रहा है और दूसरा रेगुलेटिंग व्हील उसे थोड़ा सा टिल्ट करके धीरे धीरे आगे भेज रहा है। वर्क पीस को पकड़ने की टेंशन ही खत्म। मतलब इसके अंदर हमें वर्क पीस को मैनुअली नहीं पकड़ना पड़ेगा, इसके अंदर वो अपने आप ही रेगुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग व्हील और उसे सपोर्ट किया जा रहा है बाय दिस सपोर्टिंग ब्लेड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डाउन मिलिंग।
अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का आपको मैंने डिफरेंस बताया था ना, उसकी मैंने आपको 2 ट्रिक्स भी बताई थी, एक मीमा और एक मामी। अप मिलिंग में मीमा और डाउन मिलिंग में मामी, राइट। दैट इज चिप साइज की मिनिमम टू मैक्सिमम अप मिलिंग, मैक्सिमम टू मिनिमम इन डाउन मिलिंग। In down milling, the cutter starts with maximum chip thickness, वही आ गया मामी, that this pushes the workpiece down onto the table, which reduces vibration, generates less heat and gives a better surface finish। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस बता रहा है आपको एक डाउन मिलिंग ऑपरेशन के, ठीक है। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह आटे पीसने, दैट इज ग्राइंडिंग फ्लावर के जैसा है। जब आप ऊपर से प्रेशर डालते हो तो चीज़ ठीक से दबती रहती है और वाइब्रेशन कम होती है। इसमें टूल रब नहीं करता बल्कि सीधा कट करता है, इसीलिए फिनिशिंग मक्खन जैसी आती है। ओके, चलो बैलेंसिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। वेल, बैलेंसिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील का क्या मतलब हुआ? अब मैंने आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में टेक्निकल मास्टर क्लास 1 में मैंने आपको ट्रूइंग का ऑपरेशन बताया था, राइट। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने बताया था जैसे ये एक मेरा ग्राइंडिंग व्हील है और ये उसके ऊपर अगर कुछ वेट बैलेंस है तो ट्रूइंग क्या करता है, वो बेसिकली इस एक्स्ट्रा वेट को रिमूव कर देता है, राइट। तो ये प्रोसेस था ट्रूइंग का। वेल, अब मैं पूछता हूँ आपसे बैलेंसिंग क्या प्रोसेस है? वेल, बैलेंसिंग भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसके अंदर हम कुछ फिजिकल शेप में चेंज नहीं लाते बल्कि उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा स्पिंडल है जिसके ऊपर मुझे अपने ग्राइंडिंग व्हील को ऐसे लगाना है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि कभी कभार मेरा ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पिंडल है वो इसके सेंटर से अलाइन ना करे, और हो सकता है कि ड्यू टू सम वेट वो ऊपर या नीचे बार बार एक ही पॉइंट पे आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये स्पिंडल जो है वो अगर इस तरफ फिक्स हो गया या फिर किसी वेट के कारण, वेट एडजस्टमेंट के कारण, तो वो अगर इस तरफ आ रहा है और मैं इसे रोटेट करूंगा तो आप देखो अपने आप ही एक इलिप्टिकल पाथ बना रहा है। तो इस इलिप्टिकल पाथ को सर्कल में, एक परफेक्ट राउंड सर्कल में लाने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं बाय एडजस्टिंग द वेट्स ऑफ द ग्राइंडिंग सरफेस या ग्राइंडिंग व्हील। ओके, अब हम इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अनबैलेंस्ड व्हील क्रिएट्स हैवी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एट हाई स्पीड्स। अच्छा, ये बता रहा है कि अगर आपने बैलेंसिंग नहीं करी तो उससे क्या क्या होता है। दिस लीड्स टू वाइब्रेशन दैट कॉज चैटर मार्क्स, वेव्स ऑन द सरफेस। मतलब हमारा जो भी वर्क पीस होगा उसके ऊपर अगर हमने बैलेंसिंग नहीं करी होगी तो उस पर वेव्स आ जाएंगी, एक परफेक्ट फिनिश नहीं आएगी, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, वियर आउट, मतलब और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, वियर आउट मशीन बेयरिंग्स। अब आप सोचो कि अगर मैं ग्राइंडिंग व्हील को ऐसे ही है और मैं इसे ऐसे ही रोटेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर किसी एक मिस अलाइनमेंट में इसे रोटेट कर रहा हूँ, एक इलिप्टिकल पाथ में ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मशीन की बियरिंग्स हिल जाएंगी, क्योंकि वो आप समझो जब तक आप इसे प्रैक्टिकली नहीं इमेजिन नहीं कर पाओगे ना तब तक आपको इसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा व्हील है और इसका पाथ कैसा है, इसे चलना तो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में चाहिए, लेकिन अभी कैसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। मतलब मैं पेन से बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको थोड़ा सा इमेजिन हो पाए। ओके, तो बेसिकली इससे होगा क्या, जब ये ऐसा ऐसा पाथ मूव करेगा तो इससे मशीन बेयरिंग्स जो हैं वो भी खराब हो सकती हैं, ठीक है ना, वो वियर आउट हो सकती हैं। एंड इट कैन इवन कॉज द व्हील टू एक्सप्लोड, इससे आपका व्हील जो है वो एक्सप्लोड भी कर सकता है। इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखिए। वॉशिंग मशीन का ड्रायर देखा है? वेल, वॉशिंग मशीन जब आपकी ड्राई मोड पे चल रही होती है तो अगर कपड़े एक साइड भारी हो जाएं तो ड्रायर बहुत जोर जोर से हिलने लगता है और टूट भी सकता है। ग्राइंडिंग व्हील के साथ भी वही है, अगर वेट हर जगह बराबर बैलेंस नहीं है तो वाइब्रेशन से मशीन और फिनिशिंग दोनों खराब हो जाएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे 5th टॉपिक पर, दैट इज ब्रोच टूल एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए ब्रोचिंग टूल लाया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रोचिंग टूल होता है, ठीक है। ये होता है पुल एंड। पुल एंड बेसिकली आप समझो, अगर हम इसे पुल एंड बेसिकली वो पार्ट होता है ब्रोचिंग टूल का जो मशीन अपने अंदर इंसर्ट करती है, और ताकि हम उसे हमारा जो वर्क पीस है उससे पुल आउट करेंगे, उससे खींचेंगे हमारे ब्रोचिंग टूल को, ठीक है। फ्रंट पायलट क्या होता है, पायलट का काम क्या होता है, गाइड करना, मतलब प्लेन को चलाना, सीधा सीधा चलाना। तो ये भी फ्रंट पायलट भी वही काम करता है, बेसिकली आपके जो पूरा टूल है उसे गाइड करता है आपके वर्क पीस के होल से।
फिर आती है शैंक लेंथ। शैंक लेंथ क्या होती है? बेसिकली ये आपकी इनिशियल लेंथ होती है जिसके अंदर आपका पुल एंड और फ्रंट पायलट आता है। ये बेसिकली वो लेंथ होती है जो उसकी टोटल जो थिकनेस है वो आपके कटर से कम होती है ताकि वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए आपके आपके होल के अंदर। फिर हमारे पास आते हैं टीथ। जो कटिंग टीथ होते हैं वो टोटल दो तरीके के होते हैं, दैट इज रफिंग टीथ एंड सेमी फिनिशिंग टीथ। रफिंग टीथ का जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं यहाँ से आप मतलब उसके अंदर मैं आपको मेन बता देता हूँ चीज़ें क्या होती हैं। इनके जो कटिंग टीथ होते हैं ये बहुत ही वाइडर होते हैं और हर टीथ अलग अलग साइज़ का होता है। मतलब जैसे जैसे आगे जाते जैसे जैसे आप एडवांस करते जाओगे वैसे वैसे टीथ का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद आते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ। मतलब ये टीथ के जो साइज़ में जो कंसिडरेबली चेंजेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और ये आपकी थोड़ी सी फिनिशिंग प्रोवाइड करते जाते हैं। फिर लास्ट में आते हैं फिनिशिंग टीथ। फिनिशिंग टीथ क्या करते हैं? ये बेसिकली आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ के होते हैं और आपके के पूरे होल को बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आता है रियर पायलट। रियर पायलट क्या काम करता है? रियर पायलट बेसिकली ये मेंटेन करता है कि आपका जो टूल है वो अभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अब पहले आपकी इसके एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। Face, the front part where the chip is formed. Land, the flat area behind the edge that provides support. Gullet, the curved space that carries the chip away. मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो सारे कर्व्ड पार्ट है ये क्या है? ये कहलाते हैं गलेट। ठीक है। स्ट्रेट लैंड और लैंड क्या है? बेसिकली ये आपका वो पार्ट होता है बेसिकली आप कह सकते हो आपका जो फ्लैट पार्ट ऑफ अ टूथ। ओके। पिच क्या होती है? पिच इज बेसिकली आपके जो दो कटिंग एज होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनकी लेंथ का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं पिच। ठीक है। हुक रेडियस क्या होता है? हुक रेडियस बेसिकली इस गलेट का कितना रेडियस होना चाहिए वो कहते हैं हुक रेडियस। हुक एंगल और रेक मतलब हमारा जो कटर है, हमारा जो ब्रोचिंग टूल है उसकी परपेंडिकुलर लाइन देख रहे हो आप, ये परपेंडिकुलर। ठीक है। और जिस डायरेक्शन में वो कट कर रहा है उस कटिंग डायरेक्शन के बीच के एंगल को ही हम हुक एंगल या रेक एंगल कहते हैं। फिर आता है बैक ऑफ और क्लियरेंस एंगल। बेसिकली जो हमारी जो वर्क पीस है जो कि कट हो रहा है उसके बीच का एंगल और हमारी जो कटिंग एज है, मतलब ये हमारा कटिंग पॉइंट हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, हमारा कटिंग पॉइंट हो गया। और ये जो हमारी क्लियरेंस कह सकते हो आप, हमने जो यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है ना, जो गैप हमें प्रोवाइड करा हुआ है तो वो कितना एंगल का प्रोवाइड करा हुआ है, दैट इज क्लियरेंस एंगल। ओके, चलो इसका इंग्लिश एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक झाड़ू या डस्टपैन के कॉम्बो के जैसा है। फेस वो शार्प एजेस है, वो शार्प एज है जो कचरा यानी मेटल चिप उठाती है। गलेट वो कचरे का डब्बा स्पेस है जिसमें चिप थोड़ी देर के लिए जमा रहती है जब तक टूल बाहर ना निकल जाए। और गलेट छोटा होगा तो कचरा कम जाएगा, जैमिंग हो जाएगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये गलेट का मेन काम क्या है? बेसिकली जब हमारा ब्रोचिंग टूल एक बार मशीन के अंदर एंटर कर जाता है, यानी जब वो हमारे किसी वर्कपीस के अंदर एंटर कर जाता है तो जब तक उसे हम पूरा बाहर पुल आउट नहीं कर लेते तब तक हम उसे बीच में रोकते नहीं है। तो गलेट इतने बड़े होने चाहिए, मतलब उनका इतना साइज मेंटेन होना चाहिए कि उसके अंदर तो पूरी की पूरी जितनी चिप फॉर्मेशन होनी है वो एक बार में सारी हो जाए। ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली प्रिसीजन के साथ बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 6 टॉपिक की, दैट इज गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग क्या है? माउंटिंग 2 और मोर डिफरेंट कटर्स ऑन द सेम आर्बर टू मशीन मल्टीपल सर्फेसेस एट वंस। मतलब एक ही आर्बर पर हमने बहुत सारे कटर्स को लगा दिया, मतलब एक ही आर्बर पर हमने बहुत सारे कटर्स को लगा दिया है ताकि हम एक ऑपरेशन को या 2-3 ऑपरेशन को एक साथ कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल स्लॉट्स। मतलब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक बेड देखा है आपने? बेड किसी भी मिलिंग मशीन का जो बेड होता है वो कैसे बनाया जाता है? गैंग मिलिंग ऑपरेशन से। मतलब अलग अलग आर्बर्स को, अलग अलग कटर्स को एक ही आर्बर पर अरेंज करा जाता है और फिर उसी के अंदर बेड को इंसर्ट करा जाता है जिससे स्लॉट्स भी बनते हैं और आपकी पूरी की पूरी गैंग मिलिंग के साथ आपका पूरा पूरा बेड बन जाता है। फ्लैट टॉप सरफेस ऑफ अ मशीन वाइस, है ना, तो वो भी आपके गैंग मिलिंग ऑपरेशन से ही बनते हैं।
Machining a stepped shaft where a plane cutter and a side cutter work together to cut the flat surface and shoulder simultaneously. Okay. English example, multi-blade razor, जिलेट स्टाइल, एक ही बार में 3 ब्लेड्स मिलकर शेव करते हैं। गैंग मिलिंग में भी हम एक ही शाफ्ट पर 2 से 3 कटर लगा देते हैं ताकि एक ही बार में पूरा कॉम्प्लेक्स शेप बन जाए। Hot forging versus cold forging. Hot forging is done above recrystallization temperature. Recrystallization temperature मतलब बेसिकली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आप ये कह सकते हो कि जब एक हम मेटल पीस लेते हैं और उसे गर्म कर देते हैं और उसके बेसिकली वो जब मेल्ट हो जाता है तो हम उसे एक अलग डाई में डाल देते हैं या फिर एक अलग मोल्ड बना लेते हैं, या फिर मेटल को गर्म करके जब उसके ऊपर कंप्रेशन या प्रेशर अप्लाई करा जाता है और उससे जो वर्क पीस बनता है उसे कहते हैं हॉट फॉर्जिंग। वहीं कोल्ड फॉर्जिंग क्या होती है? कोल्ड फॉर्जिंग बेसिकली रूम टेम्परेचर पर विद अ लॉट ऑफ प्रेशर और अ लॉट ऑफ कंप्रेशन के साथ जो भी मटेरियल पीस पे आपका जो भी वर्क पीस है उसके अंदर जो भी चेंजेस लाए जाएं उसे कहते हैं कोल्ड फॉर्जिंग। Hot forging is done above recrystallization temperature, that is high heat, making metal soft and easy to shape. Cold forging is done at room temperature, which requires more force but results in a stronger part with a better finish. मतलब कोल्ड फॉर्जिंग का फायदा क्या है कि उससे आपका जो पार्ट बनेगा दैट वुड बी अ लॉट मोर स्ट्रॉन्गर एंड इट विल हैव अ बेटर फिनिश। इंग्लिश एग्जाम्पल, गरम घी जैसा, थोड़ा सा दबाओ और शेप बदल जाता है। कोल्ड फॉर्जिंग, फ्रिज से निकली हुई चॉकलेट, इसे तोड़ने या शेप देने में जोर ज़्यादा लगेगा पर यह मजबूत होगी और फिनिशिंग शार्प मिलती है। नेक्स्ट इज थ्रेड रोलिंग। Basically, a cold forming process where threads are made by pressing the metal between dies. The metal isn't cut, it displaced or molded into the thread shape. मतलब थ्रेड रोलिंग आप ऐसे कह सकते हो जैसे जैसे हमारा कोल्ड फॉर्जिंग एक प्रोसेस था ना, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कोल्ड मेटल फॉर्मिंग ओनली। मतलब इसके अंदर हमारा जो मेटल वर्क पीस है उसे हम इतने प्रेशर के साथ उसके एक एम्बेडेड शेप उसके अंदर हम कैसे कह सकते हो हम थ्रेड्स बना देते हैं जिससे कि वो हम उसे कट नहीं करते जैसे हम टैपिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है दैट व्हाट इज टैपिंग एंड थ्रेड रोलिंग में डिफरेंस क्या है अभी बताता हूँ, लेकिन आप पहले समझो थ्रेड रोलिंग क्या है। बेसिकली हमारा जो ये आपका रूम टेम्परेचर पर ही होता है और इसके अंदर हम कुछ कट नहीं करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मटेरियल को प्रेस करते हैं, ठीक है ना, बाय प्रेसिंग बिटवीन डाइज। ओके, वही टैपिंग में क्या करते हैं हम, टैपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, टैपिंग में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कट करते हैं मटेरियल को, है ना, लेकिन थ्रेड रोलिंग में हम कट नहीं करते, हम प्रेस करते हैं, ठीक है ना, मोल्डिंग होती है, मोल्डेड होता है। ओके, प्ले डो पर उंगली से निशान बनाना, हम मेटल को काट कर कचरा चिप्स नहीं निकालते बल्कि दबाकर प्लास्टिकली फ्लो नया शेप देते हैं, इससे थ्रेड ज़्यादा मजबूत बनते हैं क्योंकि मेटल के ग्रेन्स टूटे नहीं हैं। तो यस, थ्रेड रोलिंग इज स्ट्रॉन्गर देन टैपिंग। Ninth topic, that is rolling defects and remedies. The principle, common issues, मतलब अब ये जो हमने रोलिंग बताई तो इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। include edge cracking due to uneven cooling and wavy edges due to roll bending and alligatoring अभी बता रहा हूँ। तो इंक्लूड एज क्रैकिंग ड्यू टू अनइवन कूलिंग, मतलब अगर हम एक रोलिंग का प्रोसेस पर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या इश्यूज हमारे पास कॉमनली हम फेस करते हैं। सबसे पहली जो इशू फेस करते हैं दैट इज एज क्रैकिंग, मतलब अगर हमने परफेक्ट कूलिंग नहीं प्रोवाइड करी रोलिंग के अंदर तो क्या हो सकता है, बेसिकली उसकी जो एज है हमारे मेटल वर्क पीस की वो टूट सकती है, ठीक है ना। दूसरा है वेवी एजेस, मतलब हमारी एज जो है वो एक अलग तरीके की ना वेव बना लेते हैं, मतलब हमारा पूरा सरफेस ऐसे फ्लैट है और हमारी जो एज होगी वो एकदम से अलग से ही वेव सी बना लेती हैं, तो ये भी एक डिफेक्ट के अंदर काउंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है एलिगेटरिंग, ये सबसे सीवियर मेटल डिफेक्ट माना जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पे एक एलिगेटर भी बनाया हुआ है आप सभी के लिए। इसके अंदर बेसिकली हमारा जो मेटल का वर्क पीस है ना वो कुछ ऐसा सा हो जाता है एलिगेटर के माउथ जैसा, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा डिफेक्ट है, इट्स अ वेरी सीवियर डिफेक्ट। तो इसीलिए क्योंकि इसका माउथ एलिगेटर के जैसा हो जाता है इसलिए कहते हैं एलिगेटरिंग। रेमेडीज, यूनिफॉर्म हीटिंग एंड यूजिंग क्राउन दैट इज स्लाइटली कर्व्ड रोल्स टू कीप द प्रेशर इवन। और नेक्स्ट पेपर रोल, प्रॉपर रोल अलाइनमेंट, लुब्रिकेशन, कूलिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये कुछ रेमेडीज हैं और कुछ कॉमन इश्यूज, ये आपको याद करने हैं ताकि आपकी अच्छी नॉलेज बने। इंग्लिश एग्जाम्पल, रोटी बेलते वक्त अगर किनारे फट रहे हैं तो इसे एज क्रैकिंग, तो मतलब डो आपका जो डो है वो ड्राई है,
इंजीनियरिंग में इसका मतलब है कि मेटल को ठीक से हीट करो। अगर रोटी बीच में से पतली और किनारों में से मोटी हो रही है तो बेलन यानी कि रोल का प्रेशर सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप ये देखो कि मतलब कैसे आपस में सब चीजें लिंक्ड हैं, जैसे रोटी बेलना और मेटल फॉर्मिंग के प्रोसेस ऑफ रोलिंग कैसे आपस में लिंक्ड है, लाइक दिस ओनली। आर्बर्स और अडेप्टर्स हमारा लास्ट टॉपिक। बेसिकली आर्बर्स क्या है, मिलिंग मशीन के अंदर जो पार्ट जिसके अंदर हमारे हमारे कटर्स जो लगते हैं दैट इज एन आर्बर। मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में आपको दिखाता हूँ, हमारी फर्स्ट स्लाइड पे था, ये रहा, ये देखो, दिस इज एन आर्बर। ओके, आ जाते हैं वापस से नीचे। आर्बर्स एंड अडेप्टर्स, ठीक है। तो आर्बर्स क्या हैं, लॉन्ग शाफ्ट दैट होल्ड एंड रोटेट कटर्स लाइक गैंग कटर्स, ठीक है। और अडेप्टर्स क्या होते हैं, वेल अडेप्टर्स जस्ट लाइक योर चार्जिंग अडेप्टर ओनली। ये आपके बेसिकली जो मशीन का स्पिंडल होता है, मशीन का जो स्पिंडल होता है, ये उसके अंदर ये एक अडेप्टर की मैंने वो बनाई है, ये रोटेट नहीं हो रहा, ठीक है कोई नहीं, हम स्पिंडल को रोटेट कर देते हैं। बेसिकली अब फॉर एग्जांपल आप समझो एक वर्टिकल मिलिंग मशीन है और इसका वर्टिकल अलाइनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा अडेप्टर रोटेट नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा स्पिंडल है और हमारे स्पिंडल के अंदर हमारा अडेप्टर लगता है और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लग जाता है, कटर लग जाता है। दैट मे बी टेपर्ड कटर हो सकता है या फिर दूसरे दूसरे टाइप के कटर्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं जो कि हम मिलिंग मशीन के अंदर लगाते हैं। तो adapters are intermediate holders that let you fit different types of cutters shanks into the machine's standard spindle, ठीक है। इसका इंग्लिश एग्जाम्पल देखते हैं। आर्बर एक सरिया रॉड है जिसमें आप बहुत सारी चूड़ियां दैट इज कटर्स को पहन सकते हो, ओके। और अडेप्टर क्या है, आपके फोन का यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर जैसा है, अलग अलग प्लग्स दैट इज कटर्स को एक ही सॉकेट या स्पिंडल में फिट करने का काम आता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। इसी के साथ एवरीबॉडी, गलत जगह लिख रहा हूँ मैं, थैंक यू, ठीक है। वैसे